हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। उसमें एक पॉइंट है केप्लर्स लॉ, उसके बारे में। तो केप्लर्स लॉ क्या है? साइंटिस्ट केप्लर्स ने हमें थ्री लॉज दिए थे अबाउट प्लानिटरी मोशंस। तो ये साइंटिस्ट केप्लर्स ने थ्री लॉज देने से पहले भी कोई बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने उन साइंटिस्ट केपलर से पहले स्टडी की थी। और बिफोर गैलीलियो सभी जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो अपनी प्लैनेट्स का जो ऑब्जर्वेशन करते थे वो नेकेड आई से होता था। उसके बाद गैलीलियोज ने हम टेलीस्कोप का निर्माण किया। फिर बहुत सारी साइंटिस्ट को आसानी हुई उससे। तो अभी जो हम इंट्रोडक्शन देखने वाले उसमें क्या है कि बाय 16th सेंचुरी लॉट ऑफ डाटा वेयर अवेलेबल अबाउट द प्लानिटरी पोजीशन एंड मोशन। ठीक है, तो 16th सेंचुरी के बाद से बहुत सारा डाटा अवेलेबल हुआ था प्लानिटरी मोशन का। तो जॉन्स केपलर, इनका पूरा नाम है, स्टडीड दिस डाटा एंड नोटिस मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉ। और ये डाटा जो पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने कलेक्ट किया, उससे केपलर ने ये समझा कि ये जो सभी प्लैनेट्स है वो कुछ लॉज फॉलो करके ही अपना ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ही स्टेटेड थ्री लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। दीज आर नोन एज केपलर्स लॉ। तो उन्होंने थ्री लॉज दिए थे। ठीक है, तो ये थ्री लॉज देखने से पहले पहला हम समझते हैं कि व्हाट इज एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? तो एलिप्स जो है वो अंडाकृति शेप का होता है। ठीक है, वो दो फोकाई से बनता है। ठीक है, सर्कल में हमारा सिर्फ एक ही फोकस होता है और सर्कल बन जाता है, लेकिन एलिप्स बनाने के लिए दो फोकाई चाहिए। ठीक है, तो हम अभी वो फोकाई कैसे बनता है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, तो देखो, हमारे पास दो फोकस है, एक F1 है और एक F2 है। तो एलिप्स बनाने के लिए दो फोकस के सहारे से हम एक सर एलिप्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे रख दिया, बी में इधर लगा लेता हूँ, इसको फिक्स रखना है। एलिप्स। अब ये देखो, ये सर्कुलर शेप नहीं है, ये एक एलिप्स शेप है। और ये जो हमने यहाँ पे जो दो पॉइंट्स थे, ये है F1 और ये है F2, मतलब फोकस 1 और फोकस 2, इन दोनों को कलेक्टिवली फोकाई भी बोलते हैं। तो देखो ये है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें मिले F1 और ये है F2। और इन दोनों को जो जॉइन करेगा एक्सिस, उस एक्सिस को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, क्या कहेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। ये और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। ठीक है, या फिर सेंटर बोल सकते हो आप। और इसको भी सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाएगा लाइन, उसको कहेंगे माइनर एक्सिस। तो ये है मेजर एक्सिस, A2B है मेजर एक्सिस और C2D है माइनर एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये है सेमी मेजर एक्सिस और पूरा जो है वो है मेजर एक्सिस, और ये जो है वो है माइनर एक्सिस। और ये है इस एलिप्स के ये दो है फोकाई, F1 और F2। कोई भी चीज़ या सन वगैरह ये या तो इस फोकाई पे होगा या फिर इस फोकाई पे होगा, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो चलो वापस आते हैं अपने वाई पॉइंट की तरफ कि अभी कुछ चीज़ें जान लेते हैं एलिप्स के बारे में, जो आपके बुक में दिया है डू यू नो करके, कि द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, हाँ, अगर समझो मेरे पास ये एलिप्स है, ये है उसका मेजर एक्सिस, ये है F1 और ये है F2। ठीक है, तो अभी देखो उन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ डिस्टेंस टू द टू फोकल पॉइंट्स
फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब किसी भी पॉइंट से ले लो कर्व के, हाँ, इस फोकल पॉइंट से और इस फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस, हाँ, ये जो डिस्टेंस है वो आपको कहाँ पे भी, यहाँ पे ले लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, और एक पॉइंट लेते हैं चलो, ये से यहाँ तक और यहाँ तक, मतलब ये यहाँ, ठीक है। देखो, तो ये जो कोई भी कर्व पे पॉइंट लो और उसका फोकाई के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो और किसी भी पॉइंट के इक्वली होगा, मतलब ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया और यहाँ से यहाँ लाइन मारा, बराबर, तो ये जो डिस्टेंस होगा टोटल, वही ये और ये होगा, वही ये और इक्वल होगा। मतलब समझो मेरे पास, इसको मैं नाम देता हूँ ए, ये बी है और सी है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ए एफ वन मतलब ये डिस्टेंस हो गया प्लस AF2, ठीक है, AF2 बराबर है। AF1 और AF2 इस दोनों डिस्टेंस का इन दो लाइंस का मैं एडिशन करूँगा, इज इक्वल टू मिलेगा BF1, किससे, BF1 और क्या होगा BF2 बराबर, प्लस BF2 और इज इक्वल टू और किससे रहेगा, हाँ, CF1 प्लस CF2, मतलब इस दो लाइन का एडिशन, ये और ये, देखो CF1 और CF2, इसका एडिशन इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू AF1 प्लस AF2, समझा ये, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, तो आगे देखो केपलर्स, अभी अब केपलर्स के लॉस पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अभी फोकाई आपको पता हो गया क्या है, तो क्या कहना चाहते हैं, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स, तो किसी भी प्लैनेट जो सन के अराउंड, अभी समझो सन है, ठीक है, ये है सन, तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन, मतलब वो एलिप्स में ही सन के अराउंड क्या करेगा, कोई भी प्लैनेट एलिप्स में ही ऑर्बिट, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सन के अराउंड चक्कर लगाएगा, और जो सन होगा द सन एट वन ऑफ द फोकाई, और सन कहाँ पे रहेगा, फोकाई पे रहेगा, या फिर इस फोकाई पे रहेगा या फिर इस फोकाई पे रहेगा, बाकी किसी बीच में नहीं रहेगा, सन या फिर इस फोकाई पे रहेगा या फिर इस फोकाई पे रहेगा, और जो प्लैनेट होगा वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करेगा। ये था फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये इजी था। अभी आगे देखो केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, the line joining the planets and the sun sweeps equal area in equal interval of time। देखो जरा ये ठीक से समझ लो कि द लाइन जॉइनिंग, देखो अभी मेरे पास ये है सन, ये है एलिप्स, ठीक है, तो जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये यहाँ पे है, ये मेरा है प्लैनेट, समझो अर्थ है, तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ये जो प्लैनेट, हाँ, यहाँ से ज्वाइन हो गया लाइन, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, हाँ, ये टी इज इक्वल टू, मतलब टी टाइम पीरियड में समझो यहाँ से यहाँ तक अर्थ गई, ठीक है, तो ये जो उसने एरिया कवर किया, हाँ, और अगर समझो अर्थ यहाँ पे होगी और वही सेम टी टाइम पीरियड अर्थ को मूव करने के लिए दिया, जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ मूव करी, जो टाइम था वही सेम टाइम, समझो यहाँ पे 1 सेकेंड दिया था अर्थ को, तो अर्थ 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो वही अगर सेम टाइम पीरियड 1 सेकेंड का ही अर्थ को यहाँ पे दिया, तो समझो अर्थ यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये जो भी एरिया होगा, ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, और दोनों क्या करेंगे, इक्वल एरिया दोनों का तैयार होगा, ठीक है, समझा। अभी केपलर्स थर्ड लॉ देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब क्या, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, हाँ, मतलब ये एलिप्स है, ये है सन, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब समझो ये रिवॉल्यूशन मतलब क्या, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा,
और ये जो मतलब एक उसको कहेंगे पीरियड कहेंगे, जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा उसको कहेंगे पीरियड। तो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, तो समझो टी हमारा टाइम लगा, तो क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ पीरियड मतलब टी स्क्वायर, ठीक है, ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, या अराउंड द सन ही लगा रहा है बराबर कि नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब मीन डिस्टेंस अगर अर्थ यहाँ पे होती तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ये ले लो, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब डिस्टेंस को अगर आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय जितनी बार जितने पोजीशन पे हमने लिया था वो सबको करोगे, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो मैंने बताया था ना, सेमी मेजर एक्सिस इतना ही होगा, बस इतना ही होगा, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर ही होगा। मतलब वो मीन डिस्टेंस मतलब ही क्या, सेमी मेजर एक्सिस के इतना ही आएगा। क्योंकि देखो एक यह लंबा एक डिस्टेंस यहाँ पे समझो अगर अर्थ थी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो, और फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो इन दोनों का मीन लोगे तो कहाँ तो बीच में आएगी बराबर कि नहीं, या फिर ये देखो ये डिस्टेंस और ये लंबा डिस्टेंस, इन दोनों का मीन लोगे तो सन कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो मीन डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, यहाँ इतना ही रहेगा। तो ये जो मीन डिस्टेंस होगा मतलब ये क्या होगा, ये फिर आर होगा, क्या होगा, आर। तो ये चीज़ इक्वल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मतलब आर का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब प्लैनेट का और सन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा सभी पूरे ऑर्बिट में जितना है, इस पॉइंट पे लिया मैंने, इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे लिया, इस पॉइंट पे लिया, सभी पॉइंट पे में जो सभी पॉइंट में मैं सन और अर्थ का जो डिस्टेंस लूँगा उसका क्या रहेगा, मीन रहेगा, जो मीन कितना डिस्टेंस का होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, बराबर इस आर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे हमने लिया है आर क्यूब, मतलब ये क्या, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसको अब आगे जाके हम ऐसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, के यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये केपलस ने जो सारे लॉज जो आइडिया सिंप्लीफाई किए थे वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ही किए थे, ठीक है। ही हैड अभी उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि प्लैनेट्स ये लॉ क्यों ऑबे करते हैं, कि बराबर ये से एरिया मिलेगा, बराबर ऑर्बिट में ही मूव करेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, सन एक फोकाई पे ही रहेगा, ये जो टी स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल आर क्यूब में ही क्यों रहेगा, ये सब उन्होंने बताया है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि क्यों करते हैं, ठीक है, वाई। तो ये यहाँ तक था आज का हमारा, तो थैंक यू दोस्तों।